सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में हम लोग जितने भी डेफिनेशन वगैरह थे वो अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, और कुछ रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे। सीक्वेंस का डेफिनेशन, उसका रेंज सेट, लिमिट पॉइंट, सेट बाउंडेड है या नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद लिमिट सुपेरियर, लिमिट इंफेरियर, लिमिट सुपेरियर, सब सीक्वेंस, सीक्वेंस का लिमिट, और कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अपने को जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है कि कोई भी सीक्वेंस देंगे वो कन्वर्जेंट है या नहीं, और कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए जितने भी मेथड्स है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी सीक्वेंस को देख के हम लोग ये बता पाए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा तो वो हो सकता है सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो, बट अभी तक हम लोग वो डिस्कस नहीं किए। हम लोग सिर्फ वो टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं जिससे कि हम लोग ये प्रूव कर पाए कि जो भी गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो अपने को पहला रिजल्ट क्या मिला था कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड रिजल्ट हम लोग ने ये देखा था कि किसी भी सीक्वेंस के पास अगर वो बाउंडेड प्लस अगर वो सीक्वेंस मोनोटॉनिक हो जाएगा तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट हम लोग डिस्कस किया था कि उसके पास अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस an के पास एक bn और cn, ये दोनों कैसे सीक्वेंस है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तब भी मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपने को, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया था लोअर लिमिट और अपर लिमिट के टर्म्स में, कि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल आता है और एक फाइनाइट नंबर, तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए अपने पास कि जब भी अपने को सीक्वेंस मिलता है हम लोग एक तो उसका लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अगर लिमिट फाइंड आउट हो गया तो डायरेक्ट बोलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो उसकी लिमिट है। लेकिन अगर लिमिट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो हम लोग क्या देखते हैं उसका कि वो बाउंडेड, इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, बाउंडेड मोनोटॉनिक है, या उसके पास कोई दो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाए जिससे कि ये बता पाए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, और कुछ रिजल्ट हम लोग देखे थे। प्रत्येक 2 मिनट वेट करना, शायद किसी को कॉल है। हेलो, हाँ प्रतीक, क्या बोल रहा था? सब सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक चाहिए ना कंसिडर का, सब सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक नहीं, सब सीक्वेंस ऐसा नहीं। अगर कोई सीक्वेंस है ना, तो अगर ये खुद सीक्वेंस ये मोनोटोनिक है और an अगर बाउंडेड है तो हम लोग बोलते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब अगर इसका दो सब सीक्वेंस उठा रहा हूं, सपोज एक अपने पास एक bn और cn, और ये दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है कि ये दोनों मिलके सीक्वेंस के हर एक टर्म को कवर करेंगे, और दूसरा दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। और सपोज bn ये लिमिट कर रहा है L1 पे, cn अगर कन्वर्ट कर रहा है L2 पे। हाँ, अब ये भी एक सीक्वेंस होगा। अब अगर हो सकता है कि ये बाउंडेड हो, मोनोटॉनिक हो, बट जरूरी नहीं है कि बाउंडेड मोनोटॉनिक तभी कन्वर्जेंट होगा। ऐसे भी हो सकता है ना कि बिना मोनोटॉनिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैसा सीक्वेंस है, ये मोनोटॉनिक नहीं है बट फिर भी कन्वर्जेंट है। तो ऐसे सब सीक्वेंस भी हो सकते हैं।
बस वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए L1 पे और Cn L2 पे। और अगर L1 L2 अगर ये दोनों सेम आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस मिलेंगे जो दोनों कन्वर्जेंट होंगे और दोनों का लिमिट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अब कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस है, कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर सपोज an बी अ बाउंडेड सीक्वेंस तो क्या इंप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इससे अपने को डायरेक्ट एक रिजल्ट पता चलता है कि an हैज अ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा। ये अपने को बाउंडेड बताता है। और ये हम लोग किसका यूज करके प्रूव करते हैं, बाय बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज सेट पे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, या तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे या तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट an इज इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। और अगर जब भी इस कंडीशन को कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो सीक्वेंस के अंदर इसको क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट। तो एक लिमिट पॉइंट हो गया। और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है प्लस बाउंडेड है तो बाय बोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम इसके पास लिमिट पॉइंट आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने पास स्टार्टिंग में था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो इससे अपने को ये रिजल्ट पता चल गया कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो an के पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होंगे, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो इसके पास होगा। अब ध्यान सुनो, कोई भी अगर मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं an, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है, इसके मैं बहुत सारे सब सीक्वेंस बना सकता हूं। मैं इसका कोई भी इनफाइनाइट एलिमेंट उठा लूं तो उसमें अपने को क्या मिलता है, एक सब सीक्वेंस मिलता है। जैसे मैं a2n ले लूं, ये भी एक सब सीक्वेंस है। a3n ले लूं, ये भी एक सब सीक्वेंस है। और हर एक सब सीक्वेंस पे कितने इनफाइनाइट टर्म्स हैं। या फिर मैं a2n ले लूं, ये भी एक सब सीक्वेंस बनेगा। ये 3n ले लूं, ये भी एक सब सीक्वेंस बनेगा। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो इसके पास क्या होंगे, एक लिमिट पॉइंट होंगे। अगर लिमिट पॉइंट है तो उसके अराउंड जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो उसमें कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। तो अगर लिमिट पॉइंट, अगर सपोज कोई L किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो मुझे एक सब सीक्वेंस मिल जाता है जो इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करता है। इसको बोलते हैं सब सीक्वेंशियल लिमिट। तो सब सीक्वेंशियल लिमिट मतलब जो सब सीक्वेंस होंगे उसके लिमिट पॉइंट को बोलते हैं सब सीक्वेंशियल लिमिट। तो जब भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होंगे, और अगर एक लिमिट पॉइंट मिल गया तो उसके नेबरहुड में कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। और जैसे इनफाइनाइट पॉइंट मिलता है तो अपने को एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा जो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेगा। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो सेकेंड रिजल्ट अपने पास क्या आ गया कि इफ an be a bounded sequence implies that there exists a subsequence such that कि a and k converges to L where L is a limit point of an। क्यों, क्योंकि अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट है तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो उसके पास जाके कन्वर्ट करेगा। या फिर सिंपल वर्डिंग में इट हैज अ सब सीक्वेंशियल लिमिट, उसके पास एक सब सीक्वेंशियल लिमिट होगा। an के लिमिट पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेगा, उसी को बोलते हैं सब सीक्वेंशियल लिमिट। तो अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो इट हैज अ सब सीक्वेंशियल लिमिट। अब देखो, बाउंडेड सीक्वेंस से ये तो क्लेम हो गया कि उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होंगे। अगर सपोज कोई सीक्वेंस बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है, इससे क्या इंप्लाई होता है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं हम लोग,
कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, लिमिट पॉइंट बट कितने लिमिट पॉइंट, इट हैज अ मोर देन वन लिमिट पॉइंट। इससे क्या क्लेम कर सकते हैं कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है, इट मींस दैट अ सीक्वेंस हैज अ मोर देन वन लिमिट पॉइंट, कि उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होगा। अब कुछ रिजल्ट लिख रहा हूं मैं लिमिट पॉइंट के ऊपर। ये सब हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी में भी डिस्कस कर सकते हैं, यहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि अगर मैं लिमिट पॉइंट्स को इकट्ठा करूं तो इसके बारे में क्या क्या रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं। हम्म, हाँ, क्या क्या बोल सकते हैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स के बारे में। अच्छा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्लोज होता है या ओपन। अगर मैं लिमिट पॉइंट का सेट लूं क्लोज होगा, तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज क्लोज। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा वो भी बाउंडेड होगा। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स also बाउंडेड। और ये अपने पास रिजल्ट ऑलरेडी है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज क्लोज। तो थर्ड, अगर मैं ये बोल दूं कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होगा, क्या क्या बोल सकते हैं। मान लो अगर मल्टीपल सब क्वेश्चन है तो मैं इसमें से क्या बोल सकता हूं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। वो ओपन होगा, कनेक्टेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा या क्लोज। हेलो, सी डी, कॉम्पैक्ट एंड क्लोज। क्लोज तो मैं ऑलरेडी बोल के आ रहा हूँ कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हमेशा क्लोज होता है, चाहे सीक्वेंस बाउंडेड हो या ना। लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, बाउंडेड। तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बाउंडेड भी हो जाएगा, और क्लोज तो ऑलरेडी है तो क्लोज प्लस बाउंडेड, तो क्लोज भी होगा और प्लस बाउंडेड भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट भी है, क्लोज। कनेक्टेड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई रिजल्ट नहीं है कि अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है, इट डजेंट इंप्लाई कि वो बाउंडेड होगा। क्योंकि अगर मैं कुछ इस टाइप का सेट ले लूं, ठीक है, वेयर बी इज नॉट इज इक्वल टू सी एंड बी इज लेस देन सी, अगर मैं ये टाइप का सेट ले लूं तो ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है बट ये कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो कनेक्टेड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम।
अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर पहले ट्रू फॉल्स का कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है तो उसका रीजन बताना है, अगर ट्रू नहीं है तो अपने पास काउंटर एग्जांपल होना चाहिए। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। Monotonic sequence can have at most one limit point. Every monotonic sequence of real number is convergent. Every sequence of real numbers has a limit superior and limit inferior. क्वेश्चन लिखना है और उसके आगे उसका ट्रू या फॉल्स बताना है। अगर फॉल्स है तो उसके आगे उसका काउंटर एग्जांपल होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है तो फॉल्स है तो फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 अगर ट्रू है तो ट्रू, ऐसे क्वेश्चन और उसके आगे फॉल्स या ट्रू लिखना है। ठीक है, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड
बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जल्दी जल्दी बताओ। बाउंडेड की कंडीशन पूरी मोनोटोन। तो फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फोर्थ फॉल्स, एज ए लिमिट सुपीरियर। फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स, चलो ध्यान दो। अगर कोई मोनोटोन सीक्वेंस है तो मोनोटोनिक सीक्वेंस इसका मतलब क्या होगा, उसके पास एटमोस्ट एक लिमिट पॉइंट हो सकता है। ये हम लोग देख के आए हैं कि अगर जब एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो उसके पास अगर लिमिट पॉइंट हुए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन। वन से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता। तो अगर इसको कन्वर्जेंट होना है तो मतलब इसके पास लिमिट पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, वो भी यूनिक। तो एक से तो वैसे भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक लिमिट पॉइंट चाहिए तो इसका मतलब सीक्वेंस को क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड। तो किसी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस को
कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? बाउंडेड। लेकिन और अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस आ गया तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस आ गया तो उसके पास एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट। तो किसी भी सीक्वेंस के पास अगर वो बाउंडेड हो और एग्जैक्टली वन लिमिट पॉइंट हो तो वो सीक्वेंस कैसा हो जाता है? कन्वर्जेंट। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कि मोनोटोनिक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होने के लिए बाउंडेड मतलब नेसेसरी कंडीशन है, और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है। सेकेंड, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस हो उसके पास एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। तो ये तो फॉल्स है कि एवरी मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। तो रिजल्ट क्या है अपने पास कि कोई भी अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट कब होता है? जब वो बाउंडेड होना चाहिए। अगर मैं कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस ले लूं तो वो कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स है। फोर्थ क्या कह रहा है? एवरी सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब कोई भी रियल सीक्वेंस ले लो उसके पास हमेशा लिमिट इंफेरियर और लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और लिमिट इंफेरियर प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट इंफेरियर भी होता है, लिमिट सुपेरियर होता है। वो हो सकता है फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, बट लिमिट इंफेरियर और लिमिट सुपेरियर हमेशा एग्जिस्ट करता है। और अगर लिमिट इंफेरियर या लिमिट सुपेरियर दोनों इंफिनिटी आते हैं और इक्वल होंगे तो हम लोग कहते हैं कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा। और कहाँ पे डाइवर्ज करेगा? प्लस इंफिनिटी पे। और अगर वो दोनों लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर अगर माइनस इंफिनिटी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये सीक्वेंस लूं n, तो इसका लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर दोनों एग्जिस्ट करता है और वो होगा इंफिनिटी। ये कैसे आएगा डिस्कस करेंगे हम लोग। माइनस n, इसका लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर माइनस इंफिनिटी, माइनस वन रेस टू n, इसका लिमिट इंफेरियर होता है माइनस इंफिनिटी और लिमिट सुपेरियर होता है प्लस इंफिनिटी। तो लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। अगर फाइनाइट और इक्वल है तो डाइवर्ज कर रहा है इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी पे। अगर फाइनाइट और इक्वल आएगा तो वो हमेशा कन्वर्ट करता है। तो जब भी लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर अगर इक्वल आता है तो उसका कोई सेंस निकलता है, मतलब या तो वो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, मतलब वो या तो डाइवर्ज करेगा या तो कन्वर्ज करेगा। तब जब लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफेरियर की वैल्यू इक्वल होती है, चाहे फाइनाइट या इनफाइनाइट, बट हमेशा एग्जिस्ट करता है। एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफेरियर। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्लियर है सबको? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। फिफ्थ में क्या कह रहा है कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ मोनोटोन सीक्वेंस। अब देखो कोई भी सीक्वेंस होगा, अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मान लेता हूं एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद उसी को ले लो तो उसके पास इटसेल्फ वो खुद इंक्रीजिंग है। अगर वो डिक्रीजिंग है तब भी मोनोटोन सीक्वेंस मिल गया। अब सपोज मान लेते हैं ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। या तो वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगा, ऐसे ऐसे करेगा, मतलब एक वैल्यू कम या एक वैल्यू ज्यादा। अगर ऐसे नहीं होगी तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। तो जब भी वो सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है, मतलब एक बार आगे पीछे कुछ इस तरीके से करे, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सीक्वेंस बनाऊंगा जो सिर्फ आगे की तरफ देखे या सिर्फ पीछे की तरफ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई एक सीक्वेंस है, इसके पास A1 A2 A3 A4 ये सीक्वेंस बन रहा है, मैं एक नया सीक्वेंस बनाऊंगा, ठीक है। अब ये NK हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं
ये nk जो है ना अपने आप में क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस होता है, जिसको हम लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं कि जो भी n1 होगा वो ग्रेटर देन n2 होगा, ग्रेटर देन n3, अरे सॉरी n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन n4, कुछ इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसे इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा कि सच दैट an1 इज लेस देन an2, मैं उसी सफिक्स को सेलेक्ट करूंगा जिसमें an की वैल्यू लेस देन a2 होगी, लेस देन an3 होगा, लेस देन an4 होगा, लेस देन an5। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है। मैं एग्जांपल से बता देता हूं, कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं। अगर नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है तब तो खुद यही आ जाएगा, या फिर इसका मैं कोई भी सीक्वेंस ले लूं सारी इंक्रीजिंग हो जाएंगे। मैं ये वाला सीक्वेंस ले लेता हूं, -1/n, -1 1 -1 1 -1 1। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा a2n, तो a2n क्या आएगा, 1 1 1 1 1। ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। मैं a2n -1 लूंगा तो -1 -1 -1 -1। ये भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, क्योंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि उसका हर एक नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से ग्रेटर या इक्वल आना चाहिए। इसमें हो रहा है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस भी कैसे होते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस होती है। ये भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, मोनोटोन है। और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाँ जैसे ये वाला ले लेते हैं, 4 और n, वेयर n इज 1 और प्राइम नंबर l। इसका सीक्वेंस कैसे बनेंगे, पहले आएगा 4, ठीक है, उसके बाद फिर 1 के लिए 4, 2 के लिए 4, 3 के लिए 4, 4 के लिए 4, 5 के लिए 4, 6 के लिए 2, अरे 6 के लिए 6, 7 के लिए फिर 4, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10, 11 के लिए फिर 4। मतलब प्राइम नंबर पे ये 4 होगा और बाकी सारे कंपोजिट नंबर आएंगे। तो अब अगर मुझे सीक्वेंस बनाना है, सब सीक्वेंस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वो सफिक्स सेलेक्ट करूंगा सच दैट कि जो nk है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, अरे ऐसा nk सेलेक्ट करूंगा कि जो ank है वो ग्रेटर देन आना चाहिए ank -1। तो मैं अब a1 सेलेक्ट करता हूं, a1 इज इक्वल टू 4, अरे एक काम करने नया सीक्वेंस बना लेना, तो b1 इज इक्वल टू a1, b2 सिलेक्ट कर रहा हूं मैं सपोज a6, b3 सिलेक्ट करूंगा, ये भी छोड़ दूंगा ये भी छोड़ दूंगा, डायरेक्ट क्या लूंगा a8, b4 क्या सिलेक्ट करूंगा a9, b5 क्या सिलेक्ट करूंगा a10। मैं वही नंबर सिलेक्ट करूंगा कि a6 ग्रेटर देन a1 आना चाहिए, a8 ग्रेटर देन a6 a1 आना चाहिए, a9 ग्रेटर देन a6 a1 a8 आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस सेलेक्ट करूंगा। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो वही एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक नंबर मिल जाएगा जो उससे ग्रेटर देन होगा। तो ये इस टाइप से मुझे मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी मैं सीक्वेंस ले लूं हमेशा मुझे एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगा, चाहे मतलब मोनोटोन मिल जाएगा, वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो कोई भी सीक्वेंस ले लो हमेशा एक मोनोटोनिक सीक्वेंस मिलता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। कोई भी सीक्वेंस ले लो, चाहे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो या ऑसिलेटिंग फाइनाइटली इनफाइनाइटली, कैसा भी सीक्वेंस हो, हमेशा एक मोनोटोनिक सीक्वेंस अपने को मिल जाता है। क्लियर है ये? अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं मिल रहा है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मिलेगा, बट सीक्वेंस जरूर मिलेगा। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं ढूंढ पाओगे जिसमें कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस सब सीक्वेंस ना मिले। क्लियर है सबको ये? ढूंढना कोई भी एक सीक्वेंस ले लो,
हमेशा उसमें से एक मोनोटोनिक सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बट ये अगर हम लोग बोलेंगे एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये ट्रू है। एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि जितने भी सीक्वेंस लो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोन सब सीक्वेंस, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, मतलब दोनों में से एक तो कम से कम मिलेगा, या तो इंक्रीजिंग मिलेगा या तो डिक्रीजिंग मिलेगा, बट एक, दोनों भी मिल सकते हैं बट गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला अगर मैं सीक्वेंस ले लूं तो इसमें अपने को दोनों मिल जाएंगे, इंक्रीजिंग भी मिल जाएगा डिक्रीजिंग भी मिल जाएगा, जबकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, बट इसका एक मोनोटोनिक सीक्वेंस ले लूंगा मैं, वो इंक्रीजिंग मिल जाएगा, और एक मोनोटोनिक सीक्वेंस ले लूंगा डिक्रीजिंग, तो हो सकता है दोनों मिलेंगे या हो सकता है एक ही मिले, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बट एटलीस्ट मोनोटोनिक सीक्वेंस तो मिलेगा। अब वो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा दोनों होगा ये पता नहीं, बट मोनोटोनिक कंफर्म है कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिलेगा। क्लियर है ये? बट दोनों भी मिल सकते हैं, बट गारंटी किस बात की है कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस मिलेगा, वो हो सकता है इंक्रीजिंग हो सकता है डिक्रीजिंग हो, या हो सकता है दोनों, मतलब इंक्रीजिंग भी मिल सकता है डिक्रीजिंग भी मिल सकते हैं। अब एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस ले लूं, जैसे an इज इक्वल टू एन, an इज इक्वल टू माइनस एन, ये सीक्वेंस है बट इसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि आगे जब हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस अगर डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस है वो सब डाइवर्ज करते हैं इन्फिनिटी पे। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे ना वो सब कहाँ करते हैं, डाइवर्ज करते हैं माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं होगा जो कन्वर्ज करेगा। अगर इसके पास सब सीक्वेंस मिल गया और वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है कभी भी डाइवर्ज नहीं हो सकता। ये रिजल्ट कब ट्रू होगा, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, अगर लिमिट पॉइंट है तो इस सब सीक्वेंस मिल जाएगा ए एन के, जो उस लिमिट पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सब सीक्वेंस बहुत काम का है, ऐसे बहुत सारे सब सीक्वेंस हैं जिसको हम लोग सब सीक्वेंस के हेल्प से प्रूव करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, तो उसके बारे में जो कुछ पता है वो सब बताओ। क्या क्या बताना है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट कितने हैं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नॉट कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट वगैरह ही मत बताना, सिर्फ कन्वर्जेंट है या नॉट कन्वर्जेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाउंडेड लिमिट पॉइंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं चेक करो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, लिमिट पॉइंट कितने उसके पास, कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है, अगर कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट क्या है, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो उसका लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल हो जाएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो कुछ तो उसका लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफीरियर होगा। क्लियर है? तो जैसे भी ये सीक्वेंस मिल गया, तो इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं, बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट -1 और 1, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट क्या है, बाउंडेड यूनिक लिमिट पॉइंट, बट इसके पास मोर देन टू लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता।
दो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट सुपेरियर, दो लिमिट में से जो इन्फिमम आएगा वो लोअर लिमिट या फिर उसी को लिमिट इंफेरियर बोलेंगे। और 1 ये क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट सुपेरियर आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी सीक्वेंस हो ना सब चेक करो, बाउंडेड है, अरे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट क्या है, कन्वर्जेंट है या नॉट कन्वर्जेंट है, लिमिट क्या है उसकी, लिमिट सुपेरियर क्या है, लिमिट इंफीरियर क्या है। और सबसे जितने भी सिंपल एग्जांपल है उसके बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे ये वाला अगर सीक्वेंस आ गया, क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है, और क्या लिमिट पॉइंट है, 1, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट कन्वर्जेंट। तो ये कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। कौन सा रिजल्ट यूज किए, ये बाउंडेड भी है और यूनिक लिमिट पॉइंट है। अगर बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो यही इसका लिमिट हो जाएगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो इसका लिमिट सुपेरियर और सीक्वेंस का लिमिट इंफेरियर दोनों इक्वल आ जाएंगे बन के। और कोई सीक्वेंस लेते हैं, वन प्लस वन बाय, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं है, बाउंडेड सीक्वेंस है, लिमिट पॉइंट -1 और 1, कन्वर्जेंट होगा नहीं, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है, बाउंडेड है बट एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो इंक्रीजिंग डिक्रीज लिमिट नहीं होगा, लिमिट सुपेरियर 1 और लिमिट इंफेरियर -1। तो ऐसे जितने भी सीक्वेंस मैं दिया हो ना, हर एक सीक्वेंस को देखो और क्या क्या उसके बारे में बता सकते हो ये सब देखो। और कौन सा सीक्वेंस था अपने पास, ए एन इज इक्वल टू, यह भी देखे थे हम लोग कि n इज अ 1 और प्राइम नंबर और n इफ n इज द एल, मतलब बाकी पहला कंडीशन। इंक्रीजिंग भी नहीं है ये, क्योंकि बार बार लौट के क्या आता है 4, कितने भी सीक्वेंस के बाद जाओ फिर बार बार कहाँ लौट के आना है, या फिर हर बार एक वैल्यू क्या होगी इसकी 4। तो इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं, दोनों कैंसर। बाउंडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि n जो है सिर्फ 1 और प्राइम के लिए तो ये 4 पे आएगा, लेकिन बाकी हर केस में ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ये पूरा कंपोजिट नंबर आने वाला है। तो इसका मतलब ये बाउंडेड भी नहीं है। अब बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट बोल ही नहीं सकते, लिमिट पॉइंट के बारे में नहीं बोल सकते, बट इसके पास लिमिट पॉइंट है, और कौन सा लिमिट पॉइंट है, 4। कन्वर्जेंट इसके लिए नहीं है क्योंकि बाउंडेड नहीं है। फिर उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट होता है, जब सीक्वेंस कन्वर्ज होगा। याद रखना है, लिमिट पॉइंट